नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात, क्योंकि 4% की वृद्धि की गई है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी को लेकर आज दर्शकों की राय भी जानेंगे और जनहित में हम चर्चा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनरों के महंगाई राहत डीआर में 4% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने डीए डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा ऐसे समय में की है जब कर्नाटक में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली के चलते बीजेपी सरकारों पर कर्मचारियों को संतुष्ट करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। बहरहाल इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा और केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि करती है। और पहली बार ये वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी और जिसके बाद 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए और डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब यूपी में सरकारी कार्मिकों को और पेंशनर्स का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38% से बढ़कर 42% हो गया है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से 4% की ये वृद्धि की बात निकलकर सामने आ रही है, इससे सवाल भी ये उठ रहा है कि कहीं ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यानी कि 2024 फतेह करने के लिए ये कोई चुनावी इस तरीके का कार्ड तो नहीं है। इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसी पर चर्चा भी करेंगे। विजय बंधु अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सतीश कुमार पांडे जी, यूपी राज्य कर्मचारी महामंत्री, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय बंधु जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है 4% वृद्धि को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस तरह के जनवादी मुद्दे आप सब उठाते रहते हैं, ये सबसे बड़ा अच्छी बात है। और जो सरकार द्वारा अभी ये निर्णय लिया गया है ये बिल्कुल सराहनीय निर्णय है। ये थोड़ा सा लेट आया है लेकिन चलिए आया कम से कम। और ये कर्मचारियों का हक है, शिक्षकों का हक है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है और केंद्र सरकार ने और पहले भी इस चीज को अपना निर्णय लिया, यहाँ पर आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही ये जो फैसला किया गया है इम्प्लीमेंट होगा। और लेकिन इससे भी बड़े जो सवाल हैं उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जी, प्रतिक्रिया जरूरी होती है, इसलिए मेरा पहला सवाल प्रतिक्रिया इसलिए क्योंकि काफी लेट लतीफी से ये फैसला सामने आ रहा है और अब इसमें यूपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा मिलने वाला है, इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या लगता है वाकई, क्योंकि 200 करोड़ का बकाया भी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, लेट है। मैंने कहा एक रूटीन प्रक्रिया है जो लेट आई है, लेकिन फिर भी आई, हम उसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो तमाम सारे सवाल हैं उन सवालों को भी सरकार को देखना पड़ेगा। और मेरा तो मानना है, पता नहीं ये सरकार, जैसे एक कॉमन चर्चा रहती है कि वर्तमान सरकार शिक्षक कर्मचारी के विरोध स्वरूप में रहती है और कर्मचारियों को जैसे कुछ देना पड़ता है तो इसे लगता है कि हम किसी को यूं ही दे रहे हैं, जबकि सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था
उसी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा होती है और वही सारे सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस भावना से अगर हम देखेंगे कि हमारे लिए वो भार है, तो मुझे लगता है कि, और एक सवाल जो मैं आज बहुत अच्छे मौके पर उठाना चाहता हूँ, जब इस तरह का कर्मचारियों को मिलता है तो उसमें भार जरूर बताया जाता है, इतने करोड़ का भार आएगा। भार नहीं है, बिल्कुल, हम इस व्यवस्था के अंग हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके तहत ही चल रहा है। और जब नेताओं के सुविधाएं बढ़ती हैं तो मैंने आज तक कभी उस पर भार नहीं देखा गया। कि अभी बजट जारी हुआ, माननीय विधायकों का जो विधायक कोटा होता है वो जारी हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, उस पर कभी भी विश्लेषण नहीं आया। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं मीडिया के साथियों से भी, 4% मिला, खुशी है। इतने का भार आया, ये तो भार सब हटाया जाए, या तो फिर हमारा कैलकुलेशन अगर किया जाए तो उन सब का भी कैलकुलेशन किया जाए, ये मेरा बड़ा विनम्रता से निवेदन। लेकिन हम तो वही कहेंगे ना सर, जो हमारे सामने होगा। अब हमारे सामने तो यही आ रहा है कि सरकार पर 200 करोड़ का अतिरिक्त भार है, तो हम उसी बात का जिक्र करेंगे। फिर जब उनका आए तो उसमें भी भार, और आगे सवाल ये भी होगा कि आखिर इसकी भरपाई क्या, जो ये राहत, एक तरफ राहत देने की बात की जा रही है कि 4% राहत की बात आ गई, दूसरी तरफ जो अतिरिक्त भार जोड़ दिया गया, तो इसकी भरपाई कहां से की जाएगी, ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। नहीं, भरपाई नहीं, देखिए भरपाई कब होती है, जब कोई चीज अचानक आए या ठीक है, इस पर हम वापस लौटेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। एक बार विजय बंधु जी का रुख कर लेते हैं। विजय बंधु जी, माफ कीजिएगा, सतीश कुमार जी का रुख कर लेते हैं। सतीश कुमार जी, आपके पास आएंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की मांग जारी है। चलिए, मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, अगर जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। लेकिन विजय जी, आपके पास ही आएंगे। अगर देखा जाए, ये 2024 से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, जिस तरीके से लेट लतीफी हुई है इस वृद्धि को लेकर। बड़ा गंभीर सवाल आपने उठा दिया कि पुरानी पेंशन का आया मामला, और मैं सच बताऊं, ये प्रदेश ही नहीं, आज देश का सबसे बड़ा विषय पुरानी पेंशन की बहाली हो गया है। और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं, आप सभी अपने चैनलों पर चलाए हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश से वोट फॉर ओपीएस का अभियान शुरू हुआ, देश के तमाम कोनों तक गया, और अभी हिमाचल, उसके बाद कर्नाटका का आया। बिल्कुल। ये रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर्मचारी इकट्ठा हो रहा है, क्या कारण है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है कि इस विषय पर शिक्षक, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, क्योंकि उन्हें बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, इसलिए सारे लोग एकजुट हो गए हैं और सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि हमें हमारे बुढ़ापे का हक दिया जाए। और मैं वर्तमान सरकार से, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, इस गंभीरता को समझें और इस बात को महसूस करें। अगर जब हम देश गरीब था तब हम पेंशन दे सकते थे, आज हम तो आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो हम पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल सामने है। और मैं बताऊं, इस बात को लेकर के देश भर का शिक्षक, कर्मचारी बिल्कुल उत्तेजित है, आक्रोशित है, और हर जगह सवाल उठा रहा है कि इस देश के अगर नेताओं को एक नहीं, दो नहीं, 4 पेंशन, तो फिर कर्मचारियों को क्यों नहीं। अभी एक लेटेस्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के पक्ष में पुरानी पेंशन का एक फैसला दिया, और फिर उम्मीद किया गया कि इस देश के अर्धसैनिक बलों को, जो बिल्कुल हकदार हैं, अगर इस देश में सबसे पहले पुरानी पेंशन का कोई हकदार है तो वो हमारे अर्धसैनिक बल हैं। बॉर्डर पर भी हमारे दुश्मनों से, हमारे देश के दुश्मन लड़ते हैं और घर के अंदर भी लड़ते हैं और अपनी कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं। जब आप आए दिन सुनते हैं कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए, हमारे 5 यहाँ पर नक्सलाइट हमले मारे गए, तो उनको पेंशन देने पर जब हाईकोर्ट ने निर्णय लिया तो ये सबको उम्मीद जगी कि उन्हें फैसला एक उनके हक में आया। लेकिन दुर्भाग्य है, जो अभी सूचनाएं आ रही हैं, सरकार उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जो बहुत ही दुखद है। हम देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन ना दे और खुद में और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये बहुत दुखद है। बिल्कुल, एक सवाल और गंभीर है, यह महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों में ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत दिन से लंबित है, कई बार आई। अब तो सरकार का जब कहती है कि हम प्राथमिक शिक्षकों को ट्रांसफर की व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी शुरू होगी, तो लोग उस खबर को सुनकर हंसते हैं, क्योंकि 8 बार, 9 बार, 10 बार ऐसी व्यवस्था की गई। तो मैं
जिम्मेदार अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा और सरकार निवेदन करूंगा कि सरकार की जो पॉलिसी है कर्मचारी हित में है उसको इम्प्लीमेंट करें। और आप उन्हीं कर्मचारियों से काम लेना चाहते हैं, उन्हें आप हरेसमेंट करके, आप उन्हें परेशान करके, आप उन्हें बदनाम करके कोई चीज आप कराना चाहते हैं तो संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इशूज है, महत्वपूर्ण इशूज हैं, उसको हल किया जाए। और उम्मीद करता हूं कि 24 का जो चुनाव है वो सामने है और बिल्कुल सरकार बहुत दूर, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि ये एक लालच देने का भी प्रयास इसे कहा जा सकता है कि सरकार इस तरीके से, क्योंकि कर्नाटक की स्थिति भी आप देख चुके हैं कि अभी बीते दिनों पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने जीत हासिल की, इसके बाद से जो स्थिति वहां पर रही, तो अब बीजेपी को इस ओर भी ध्यान देना है। और इसी लिहाज से भी इसे 2024 से इसलिए इसे चुनावी कार्ड भी कहा जा रहा है कि आखिर 4% की भत्ता वृद्धि, सरकार की पीछे की जो मंशा है, जो सोच है, वो क्या देख पा रहे हैं आप? आपने भी चर्चा किया, निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनाव में पुरानी पेंशन एक टर्निंग पॉइंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता से और कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने वहां पर एक अपना अभियान चलाया और हम सबका अभियान है, हमारी टीम के लोग लगातार वहां काम किए, उस अभियान को आगे बढ़ाए। वी शांताराम और कर्नाटक की पूरी टीम ने लगातार वहां काम किया और उसका परिणाम आया। हाँ, निश्चित रूप से ये अभी एक दबाव का दौर है और 24 का चुनाव है। हम कहते हैं अगर चुनावी दौर में भी उसको देखते हुए अगर कुछ जनहित हो जाए उसमें कोई बुराई नहीं। बहुत बढ़िया। अगर सरकार भी इस बात को फैसला करे कि लोकसभा का चुनाव है इसलिए हम पुरानी पेंशन दे दे, हम तो कहते खुलेआम से स्वागत करते हैं। अगर चुनावी दौर में भी अगर कोई निर्णय पक्ष में आता है, हमारे साथ न्याय होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग पुरानी पेंशन कहते हैं चुनावी स्टैंड है, हम कहते चुनाव के समय अगर उठेंगे तो कब उठेंगे। और चुनाव में बेमतलब की बातों से अच्छा है सरकारें अपना पीछे का कार्यकाल बताएं, क्या हमने किया और क्या बचा है। और कर्नाटक के चुनाव ने एक चीज और तय कर दिया, मुद्दों पर बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों की बात हो, बेसिक जो मुद्दे हैं, आम जनता के हित के जो मुद्दे हैं। और ये कर्नाटक के चुनाव में साबित भी कर दिया कि धर्म और जाति पात की राजनीति से अलग उठकर आप चुनावी जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए होने चाहिए, जनता के विकास से जुड़े हुए होने चाहिए। हालांकि सरकार पर 200 करोड़ की बात का जिक्र आपने भी किया और मैंने भी किया, तो सवाल अपने आप उठ जाता है कि जो अतिरिक्त भार की बात निकलकर सामने आ रही है विजय जी, तो यहाँ पर अब सरकार कहां से निकालेगी? क्या इसका भी इसकी भरपाई आम जनता से की जाएगी? मैं आपको जानकारी बता दें, हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग मेरे सुन रहे हैं आपके माध्यम से असहमत हैं। बिल्कुल, इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस आम आदमी पर असर तब पड़ेगा जब 1300 रुपए सिलेंडर लेगा, 200 रुपए में पेट्रोल लेगा, उस पर असर पड़ेगा। ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई वो नहीं असर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर भार की बात करें तो अभी एक मैं आपको बताऊं, जो टोल प्लाजा बने हुए हैं उसके जो आंकड़े आए हैं, एक दिन का टैक्स जाता है, एक दिन का इतना है, एक दिन का इतना है, वो भी हम सब टैक्स पेयर हैं। अपने टैक्स, अगर हम इसको 4% मिल रहा है तो उसमें हम टैक्स देंगे। और अभी इससे पहले भी जो आंकड़े आए थे, इस देश में सबसे ज्यादा ईमानदारी से अगर कोई टैक्स पेयर है वो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी है, क्योंकि सरकार के खाते से आता है, उसके निगाह में होता है, सारा का सारा टैक्स होता है। बहुत सारे लोग तो इस देश में इनकम लेते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। हम लोग 100% टैक्स पेयर है, तो हम ही तो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पैसे का टैक्स जा रहा है। और रही बात, हमने आपसे कहा 200 करोड़, ये 200 करोड़ है ना, एक दिन का टोल प्लाजा का जो रिकॉर्ड आ रहा है वो एक दिन का है। तो हम जब डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, हम देश को बनाने और प्रदेश को बनाने काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक दिन में एक रैलियों के खर्चे इतने निकल रहे हैं इसी देश में, किसी गरीब देश में। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात है। इससे ज्यादा भार आ रहे हैं, उस पर भी भार कभी लिखा जाना चाहिए। और ये सवाल मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये जनता देखती है कि जब चुनाव होता है तो कोई पैसे कमी नहीं होती किसी पार्टी को। मैं किसी एक बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को पैसे कमी नहीं होती, सारे पास संसाधन, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी चार्टर प्लेन तैयार हो जाते हैं। वो कहाँ का पैसा है? हमारे टैक्स का पैसा है। तो उस पर कभी भार नहीं दिखाया जाता है। तो ये भार नहीं है, और ये सामान्य प्रक्रिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद, ये भार नहीं है विजय जी, लेकिन भार दिखाया जा रहा है।
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक तो केंद्र सरकार ने, एक केंद्र सरकार ने जी विज्ञापन, एक जो 2004 के विज्ञापन जो पहले के थे और नियुक्तियों को जो प्रकरण था किसी इशू से जिनकी नियुक्तियां छूट गई तो पुरानी पेंशन से वंचित हो गए, केंद्र सरकार ने ऐसे दोनों प्रकरण को हल कर दिया है और उसका आदेश जारी कर दिया है, उसका लाभान्वित तो होने रहे केंद्र सरकार। अभी हरियाणा सरकार ने भी उस केंद्र सरकार के निर्णय को मान लिया है, अपने राज्य के कर्मचारियों को भी वो दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र करती है वो आप करते हैं, तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जो विज्ञापन का मैटर है केंद्र सरकार ने हल कर दिया है, जो नियुक्तियों में किसी वजह से विसंगति बस छूट गए थे उनके पुरानी पेंशन का मामला है, ये दोनों निर्णय कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लें, जिससे कुछ हजार लोगों को इस लाभ का लाभ मिल सके और ये कह सके कि डबल इंजन की जो सरकार निर्णय लेती है वो केंद्र में भी लागू होती है और राज्य में भी लागू होती है। और इस पर बहुत प्रतिक्रिया हुई है। एक छोटा सा राज्य हरियाणा कर दिया, उत्तर प्रदेश ऐसा विशाल समृद्ध राज्य अपने कर्मचारियों को उससे वंचित कर दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इस ओर थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में जो हार का सामना करना पड़ा है, मुझे लगता है उसको देखते हुए थोड़ा सा अब जन समर्थन जुटाने के लिए इस तरीके की कवायद भी लाजमी हो जाती हो और इसी लिहाज से इस पर थोड़ा लेट लतीफ़ी ही सही, लेकिन 4% का थोड़ा सा एक राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, शिक्षक नेता हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की मांग जो जारी रही है उस पर 4% की वृद्धि की गई है, क्या लगता है राहत मिलेगी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बैठे हुए हैं विजय बंधु जी, हमारे मित्र हैं, हमारी 2-4 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। मैं सहमत हूँ। राहत शब्द जो आपने कहा है, शायद इसे हटा देना चाहिए कि राहत नहीं है ना ही कोई एहसान है। सरकारी कर्मचारियों को यह जो महंगाई भत्ता मिलता है या बिल्कुल कोई नई बात नहीं है और ना ही इसे कोई सरकार की उपलब्धि कही जा सकती है। जैसे कि 38% से 42% कर दिया गया, साल भर में 2 बार किया ही जाता है। यदि देखा जाए कमोबेश तो कम ही हुआ है। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसके आधार पे यदि इसे बढ़ाया जाता, ये ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ, तो 4 से ज्यादा ही होता। खैर उसकी बात नहीं जी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अभी बंधु जी ने कहा है, 2-4 मुद्दे उन्होंने उठाया पुरानी पेंशन की। वास्तव में जो लोक कल्याणकारी सरकार है, जो जनता के लिए है, जनता जनार्दन के लिए है और वास्तव में सरकार जनता के लिए होती भी है, उसमें ये बिल्कुल अमानवीय पक्ष है कि पुरानी पेंशन को एकदम दरकिनार कर दिया गया और उसका प्रतिफलन, उसका फल हम देख रहे हैं। जो अभी रिटायर हो रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, वे ऐसी दुर्दशा में हैं, वे जिस सैलरी से रिटायर हो रहे हैं उससे कई गुना कम, यानी कि 1000, 1200, 1400, 2000 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये मजबूर है। तो मैं आपके माध्यम से आपको पहले धन्यवाद देता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस पर वह मानवीय ढंग से विचार करे कर्मचारियों के लिए, तो फिर कर्मचारी विचार करेगा आपके लिए। बिल्कुल। फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि डीए जो ये 38 से 42% हुआ है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ना कोई उपलब्धि। फिर भी इतना वक्त लग गया, फिर भी इतनी लेट लतीफी की गई। देखा जाए तो एक सामान्य प्रोसेस में इतनी लेट लतीफी और समय का इंतजार करना, कि एक ऐसा समय जब चुनावी माहौल हो या 2024 का रण फतेह करने की तैयारी हो, ऐसे माहौल में एक सामान्य प्रक्रिया को पूरा करना जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। जनवरी में इसकी मीटिंग होनी चाहिए, किंतु इसकी मीटिंग हुई है 24 मार्च में। 24 मार्च इसकी मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, तब ये लागू किया गया केंद्र सरकार में। इसके पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, जब हमारे देश पे संकट आया था, पूरे विश्व पे संकट आया था, जब डीए को फ्रीज कर दिया गया था 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक अस्थायी रूप से डीए इंक्रीमेंट रोक दिया गया था। हम लोगों ने इसका स्वागत किया, समस्त देश की जनता ने इसका स्वागत किया था, अनुदान दिया था, ये तो ठीक है।
और यह जो बढ़ोतरी हुई 4%, इसे जनवरी में होना चाहिए था, और जबकि इसे लेट करके 24 मार्च को इसकी बैठक की गई। यह भी गलत ही। बिल्कुल, इतनी लेट लतीफी। विजय जी आपके पास आएंगे। देखा जाए तो पहले 2024 तक राशन, आप पेंशन की बात निकलकर सामने आ रही है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई, तो सरकार की मंशा क्या कुछ नजर आ रही है? फिर से मेरा सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि 2024। जी बिल्कुल आपने कहा। देखिए, सरकार की जो मंशा है वो क्या है वो साफ जाने, है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षक कर्मचारी अपने जो मेन महत्वपूर्ण मुद्दा है पुरानी पेंशन पर लगातार काम कर रहा है। अभी अटेवा एनएमओपीएस का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। 1 जून से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं हम सब लोग। बिहार से, चंपारण से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र, पूरे देश में जाएगा। और वो इसलिए जाया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव है, हमारी बात सरकार सुनो और एनपीएस को समाप्त करिए, निजीकरण को समाप्त करिए, क्योंकि निजीकरण बहुत खराब स्थिति में देश को ले जा रहा है। आज ही मैं देख रहा था कि रेलवे में लगभग 70,000 की वैकेंसियां लगभग ड्रॉप कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है और वैकेंसियां खाली हैं या वैकेंसियां समाप्त की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी सब को लेकर के हम लोग 1 जून से पूरे देश के अंदर एक यात्रा निकालने जा रहे हैं और वो यात्रा इस कर्मचारी इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक होगा और इतना विशाल होने जा रहा है जिसकी कल्पना बहुत सारे लोगों को अभी नहीं है। उसके बाद 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हम लोग सांसदों के घर पर, जैसे अभी आप लोकसभा चुनाव की बात की, तो हमारे सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, 1 से 9 अगस्त तक हम लोग सांसदों घर पर घंटी बजाओ अभियान चालू करने जा रहे हैं कि माननीय सांसद जी, हमारी ओपीएस वाली घंटी भी आप अपने पार्टी, अपनी सरकार को बताइए, अन्यथा 24 का चुनाव है, हम लोग अगर घंटी बजाना शुरू कर देंगे तो दोबारा आप सदन में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। तीसरा, 1 अक्टूबर को हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है एनएमओपीएस के बैनर तले, जिसमें देश के तमाम प्रदेशों के लोग, सेंट्रल के लोग, कर्मचारी, तमाम सहयोगी संगठन, तमाम सारे लोग 1 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो ये वर्ष संघर्ष का वर्ष है, ये वर्ष हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है उसका वर्ष है। और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, गुट विभाग पदों की सीमाएं छोड़िए, आइए हम सब यात्रा में शामिल हो और ऐतिहासिक यात्रा बनाए। गांधी जी के चंपारण से शुरू होकर के ये पूरे देश के आगे निकलेगी और आने वाले समय में हम सब पुरानी पेंशन से आच्छादित हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े विजय जी, जिस तरीके से आप यात्रा, पैदल यात्रा और इतना करने के लिए जा रहे हैं, अगर देखा जाए जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन बहाली को लेकर और निजीकरण को लेकर, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरीके से हर तरफ निजीकरण किया जा रहा है, ये भी, और इतना संघर्ष के बाद भी क्या उम्मीद नजर आ रही है कि वाकई वो हक मिल पाएगा जिसकी दरकार है? देखिए, हम बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं और हमेशा सकारात्मक रहते हैं। हम जब इस आंदोलन को लेकर 2003, लेकिन आंदोलन को लेकर सरकार की सकारात्मकता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है, जो कि नजर नहीं आ रही यहाँ पर। जो में पुरानी हाल हो गई है, 5 हो गई, 6ठा होने जा रहा है जी। तो हम सकारात्मक हैं और उम्मीद करते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो अपनी बात को कहने का, अपने संघर्ष करने को तरीके को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। और हम इस आशा में हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग अब मन की बात को सुनना बंद करेंगे और जन की बात को सुनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। अभी देखा होगा, चुनावी माहौल से गुजरे हैं और अभी भी देखा जाए तो जीत का जश्न भी कहीं देखा गया तो कहीं हार की भी तस्वीर सामने आई, अगर कर्नाटक का जिक्र कर लें विधानसभा चुनाव का। हालांकि सतीश कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सतीश जी, आपकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 19 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे क्योंकि 4% ये भत्ता में वृद्धि की गई है। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको लेकर, और क्या लगता है कि वाकई लाभान्वित होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े ही
संवेदनशील विषय पर यह उठाया, और इस समय जो युवा वर्ग का कर्मचारी है उसके लिए ये बड़ा अहम प्रश्न है हमारी पुरानी पेंशन की बहाली। और जो ये आप ब्रेकिंग न्यूज टाइप का दिखा रही हैं कि 19 लाख कर्मचारियों को राहत और 4% डीए, ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, ये हमारा अधिकार है और ये हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन सरकार ने तो मौका देख के चौका मारा है। नहीं, ये चौका नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ड्यू है, जनवरी में ड्यू हो गया था जो अब मिल रहा है। सामान्य प्रक्रिया को दिखाया इस तरीके से गया, ये कहा जा सकता है। ये हमारा जनवरी में। अब प्रश्न आपका है कि पुरानी पेंशन बहाली वाले मुद्दे पर, तो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अभी आपने कर्नाटक के चुनाव परिणाम देख लिए हैं। बिल्कुल। और विजय बंधु जी बैठे हैं, विजय बंधु जी एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और निश्चित रूप से हमको खुशी इस बात की है कि अब ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और जब तक ये पॉलिटिकल इशू नहीं बना था तब तक चाहे वो प्रदेश की सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, लगातार कर्मचारियों को गुमराह करने का काम करती चली आ रही थी। लेकिन अब कर्नाटक में हारे हुए मुख्यमंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम ओपीएस की वजह से हार गए हैं, तो निश्चित रूप से ये कर्मचारी समाज की बहुत बड़ी विजय है। और अब देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात पर बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि 2024 निकट है। और दूसरी चीज, हम बार्गेन वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, आपकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे साथी करते हैं, हम करते हैं, कर्मचारी करते हैं। आप तो वहां से बैठ के केवल आदेश पारित करते हो, धरातल पर उतारने का काम आपके, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, सारे के सारे वो काम करते हैं। तो आप अपने परिवार के महत्वपूर्ण अंग को भूल जाएंगे, और अगर आप भूल जाएंगे तो फिर कर्मचारी भी आपको भूल जाएगा। बिल्कुल। और ऐसी ही स्थिति देखा जाए तो सतीश जी कर्नाटक में देखने को भी मिली कि कर्मचारी वाकई जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई और हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, तो मुझे लगता है अभी भी सोचने की जरूरत है कि कमी कहां पर रह गई थी, क्योंकि कर्मचारियों की जो अहमियत है उसको समझने की जरूरत है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान नजर आ रही है ये 4% की वृद्धि जो दर ये बढ़ाई गई है, तो इससे मुझे लगता है कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला, एक सामान्य प्रक्रिया थी जो की गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। डीए और डीआर में 4% की वृद्धि की गई है और 200 करोड़ का अतिरिक्त भार का भी जिक्र हो रहा है, तो इसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रवण गुप्ता जी आपके पास आएंगे, शिक्षक नेता हैं। देखा जाए तो गरीबी रेखा का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो 4% की वृद्धि है इसको क्या इससे जोड़कर भी देखा जा सकता था, या ये कहा जाए कि अतिरिक्त भार जो निकलकर सामने आ रहा है 200 करोड़ का, इसका दूसरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल्स में इसका यूटिलाइज किया जा सकता था, उसका उस ओर काफी ध्यान दिया जा सकता था जिससे आम जनता को उसका फायदा मिल सकता। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस 4% को किसी उपलब्धि या किसी राहत वाले शब्द से हटा दिया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 70 सालों में नियम है कि वर्ष में 2 बार, जनवरी और जुलाई में इसमें जो है संशोधन किया जाता है। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है उसका जो औसत होता है उसी के आधार पर इसे बढ़ाया जाता है। एक यह सामान्य प्रक्रिया है, तो इसका चुनाव से इनको कोई लाभ मिलेगा या इससे कोई लेना देना, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, यदि गरीबी बढ़ रही है तो इसमें सरकार की नाकामी है। और अगर आप कहें कि इस डीए को निकाल करके गरीबों को दे दिया जाए, या आपके चैनल के बजट को हटा करके गरीबों को दे दिया जाए, या स्कूल को बेच करके गरीबों को दे दिया जाए, तो यह बिल्कुल हास्यास्पद है, अतार्किक है। गरीबी से इसका संबंध नहीं है। देखिए, हम बता रहे हैं, जो कर्मचारी है, जो हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, भोजन है, कपड़े, दवाई, आवास, शिक्षा जैसी सेवाएं हैं, उनमें
जो इजाफा हो रहा है उसको बराबर करने के लिए यह एक व्यवस्था बनाई गई बिल्कुल, और उसी व्यवस्था के तहत इसको बढ़ाया जाता है। इससे चुनाव का संबंध या इससे गरीबी का बिल्कुल संबंध नहीं है, बल्कि इसे नहीं दिया जाएगा कि जो शिक्षक है, जो कर्मचारी, वो स्वयं गरीब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, सरकार के चुनाव के लिए यदि आप इसको कहें कि बड़ा लाभ होगा, तो बिल्कुल बिल्कुल इसको मत कहिए, इससे लाभ हानि की कोई बात नहीं। हाँ, लाभ उनको होगा। बस मेरा एक सजेशन है आपके चैनल के माध्यम से कि पुरानी पेंशन या फिर सरकारी नौकरियां या उन पदों को भरा जाना जितना देश के लिए आवश्यक है, व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है, उतना ही मानवीय भी है। जरा हमें ये बताइए कि एक व्यक्ति जो कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उसी सम्मान के तहत उन्हें रेलवे में रियायत दी जाती थी या वृद्धों को लाइन में अलग उन्हें आगे कर दिया जाता है, उन्हें सुविधा दी जाती है। ये होता है कि ये हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने सेवा दिया है। जब इनके पास शक्ति थी, इनके पास ताकत थी, तब इन्होंने देश को सेवा दिया, इनकम टैक्स दिया, कुछ किया देश के लिए। अब वे जो है अब निशक्त हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो हम उन्हें छोड़ दें, उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? पेंशन देना तो उनका हक भी है, संवेदनात्मक है, मानवीयता के तहत आता है ये, बल्कि इसे छीन लेना अमानवीय है। और ऐसा हमारा देश ही नहीं करता है, तमाम विकसित राष्ट्र ऐसा करते हैं, पेंशन दी जाती है, तो उन्हें लाभ हो सकता है। बस वे इंसानियत के नाते, मानवीयता के नाते हमारे हक को दें जो उन्होंने छीना है, पेंशन को बहाल करें, तो शायद उनको लाभ इसका मिले। इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना, हाँ, इससे इनको नुकसान होगा और हो भी रहा है। यदि वे ये हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है इसे लागू नहीं करते हैं, इसका निश्चित है उनको नुकसान होगा और उन्हें देखने को मिल भी रहा है इसका। बिल्कुल, आपके पास आएंगे सतीश कुमार जी। अगर देखा जाए तो 4% डीए बढ़ाने से सरकार पर भार पड़ा है, कर्मचारी नेता इसे कैसे समझते हैं, अगर आपका नजरिया जानना चाहें? मेरी समझ में नहीं आ रहा, बार बार ये 4% डीए बढ़ा है, आप इसको इतना तवज्जो क्यों दे रही हैं? ये एक रूटीन प्रक्रिया है जी, लेकिन ये जिस तरीके से आया है और जिस माहौल में आया है, इसलिए 4% का जिक्र बार बार हो रहा है सर। नहीं, ये जिक्र का विषय ही नहीं है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। जनवरी के महीने में और जुलाई के महीने में हमारा डीए महंगाई भत्ता लगता है, और इसको ऐसे नहीं, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके इसको कराया है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसको आप सरकार के ऊपर बोझ या इस तरह का प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। बिंदु यहाँ पर दूसरा है जी, बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि पेंशन जो है वो वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दी जाती है। तो उच्चतम न्यायालय की ये, माननीय उच्चतम न्यायालय का ये वर्जन है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब आज की तारीख में पोजीशन ये है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम वाले, आप पता कर लीजिए, किसी को 2000 पेंशन मिल रही, किसी को 2500 पेंशन मिल रही, इस तरह से पेंशन मिल रही है। तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। हमें स्वीकार केवल जैसी पुरानी व्यवस्था थी वैसी होनी चाहिए, और जब तक वैसी नहीं होती तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल वैसे भी इससे कोई ज्यादा फायदा कर्मचारियों को मिलने वाला नहीं है, ये बात तो साफ है। 4% के जिक्र करने से आप इरिटेट मत होइए बार बार जो सवाल 4% का आ रहा है, लेकिन सवाल ये भी महत्वपूर्ण है, विजय जी आपके पास आएंगे, कि ये जो अतिरिक्त भार की बात आ रही है, इस बजट से और क्या कुछ बदलाव आम जनता के हित में किए जा सकते थे जो कि सरकार नहीं कर रही है? देखिए, आम जनता के लिए सरकार जो काम करना चाहिए वो करे, उसको कर्मचारी काम रोकने जा रहा है। वो काम सरकार का है, सरकार करे, हम उसका स्वागत करेंगे। गैस सिलेंडर महंगा उसको सस्ता करे, पेट्रोल महंगा उसको सस्ता करे, ये कर्मचारी कहाँ रोकने जा रहा है? आप सस्ता करो, उनको राहत दो, हम तो खुश होंगे, अच्छी बात है। इस देश में सब लोगों को राहत मिलनी चाहिए, मैं काम मना कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको जोड़कर उससे आप निकालें कि ये पैसा वहां लग जाता, वो पैसा यहाँ आ जाता। अरे भाई, पैसे सबके अपने मद हैं। अगर मेरा जो हक है मेरा है,
मेरे हक को काट के किसी और को दे दिया जाए, तो उस पर आपत्ति होगी। लेकिन जो मेरा हई है उसमें क्या सवाल है? अब जैसे आपने कहा जनता का सवाल है, मैं तो कह रहा हूँ जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां खाली पड़ी हैं, सर बैठे हुए सतीश पांडे सर बड़े नेता हैं इस प्रदेश के, कितने विभागों में पद खाली पड़े हुए, उनको भरिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, जब रोजगार मिलेगा तभी मार्केट बढ़ती है। ये पता नहीं अर्थशास्त्री पता नहीं कौन से समझ रहा है। अगर 4% डीए मेरे पास आया है तो क्या करूंगा? मैं जेब में रखे रहूंगा? बिल्कुल। पैसा आएगा, वो मार्केट में सर्कुलेट करेगा, उस सर्कुलेशन से और लोगों को भी फायदा होगा, क्यों नहीं होगा? तो हमारा जनता से विरोध करने के बजाय, आप तो मुझे अफसोस है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो राजनेता कहा करते थे कि कर्मचारियों का। अब मुझे 1% किसी का आपत्ति नहीं है, इस देश में रोजगार दिया जाए, इस देश में महंगाई कम की जाए, इस देश में जो दिक्कतें परेशानियां हैं स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की जाए, इसको कौन मना करने जा रहा है? बिल्कुल। और अभी अगर हम लखनऊ में बैठे हुए हैं, लखनऊ की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो हम कहते हैं अगर स्वास्थ्य विभाग बेहतर होगा तो इसमें कर्मचारी कौन अवरोध पैदा करने जा रहा है? मरीज को राहत मिले, उसको दवा मिले, समय पे इलाज मिले, अच्छी बात है। हम सब तो उसको स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जनता को, कर्मचारियों को आपस में लड़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम भी उसी जनता से बीच से आए हैं। हमारे पिता किसान है, हर आदमी किसी न किसी परिवार से आया हुआ है, तो हम जनता भी हैं और कर्मचारी भी हैं। हाँ, हमारा एक अलग काम है, हम अलग कर रहे हैं, वो अपना अलग कर रहे हैं। तो अगर जनता को लाभ देना है तो रोजगार की वैकेंसियां भर दीजिए, महंगाई से राहत दे दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल। विजय जी, देखा जाए तो ये तो बेसिक मुद्दे, और लगातार के न्यूज इस पर डिबेट भी कर चुका है, लगातार इन मसलों को उठा चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर बार बार जिक्र करते हैं और शासन स्तर तक इस बात को पहुंचाने की कवायद भी रहती है, लेकिन बावजूद ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अगर देखा जाए, आपके पास आएंगे डॉक्टर श्रवण गुप्ता जी, अगर देखा जाए तो एक तरफ ऐसा नहीं लगता कि ये खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस खाई जो बढ़ती जा रही है इसको कैसे भरा जाएगा? किस खाई की आप बात कर रही हैं? मैं कर्मचारियों को, जैसे 19 लाख जो कर्मचारी हैं लाभान्वित होंगे, और दूसरी तरफ एक तरफ लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो अव्यवस्थाएं, जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं विजय जी बार बार, हम सब उस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, यदि ये ना बढ़ाया जाता तो देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती? जिनका जिक्र अभी विजय बंधु जी ने किया है, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती? क्या ऐसा सरकार कहती है? और जो खाई की आप बात कर रही, वास्तव में खाई बढ़ाई जा रही है। जैसे मैं कई जगह जाता हूँ, बातचीत करता हूँ अपने मित्रों से, कर्मचारियों से, शिक्षकों से, तो उसमें से कुछ लोग एक नया ज्ञान बताते हैं कि पेंशन तो आवश्यक है, उन्हें भी जरूरी है, पेंशन वाकई जरूरी है ये सबको, लेकिन राष्ट्रहित उससे आवश्यक है। तो क्या आप मुझे बताइए कि पेंशन से राष्ट्रहित या अहित कहीं हो रहा है, या पेंशन पाने वाले राष्ट्र का अहित कर रहे हैं? ये डिबेट में ये शब्द लाना कि खाई बढ़ रही है। और दूसरी बात बताऊं, जो जनता की परिभाषा, समस्याओं की तो खाई सर बढ़ रही है ना, इस शब्द का इस्तेमाल, इसको इस तरीके से मत लीजिए आप। अगर देखा जाए जो समस्याएं हैं आम जनमानस से जुड़ी हुई, तो उसकी एक खाई तो बढ़ रही है, तो उस बात का जिक्र कैसे ना करें? तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन? क्या पेंशनर्स जिम्मेदार हैं? इसीलिए आपसे सवाल करने का मतलब यही है कि ताकि उस बात का आप जिक्र करें, जिम्मेदार कौन है इस बात का जिक्र करिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो खाई की आप बात कर रही हैं, पहली बात ये शब्द यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो जनता है, जनता की परिभाषा क्या है? हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जनता है। आप वहां पे चैनल पे बैठे हुए हैं, आप भी जनता है। हमारे माता पिता, हमारे गांव वाले, हमारे पास पड़ोस शहर वाले, सब जनता है। जो समस्याएं हैं वे सबके लिए, या जो सुविधाएं हैं वे सबके लिए हैं। आज जो कर्मचारी है जिसके दिए की आप बात कर रही हैं, कल हमारे पड़ोसी का कोई लड़का जो है नौकरी में आता है, उसके लिए भी दिए बढ़ेगा। हमारे गांव में किसी किसान का लड़का आता है, उसका दिए बढ़ेगा। किसी रिक्शे वाले को भी देखिए, आप न्यूज में देखती होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं अपने मेहनत के दम पे, कि जो सामान्य परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। तो अब उनके साथ भी यही नियम लागू होगा। तो इसमें जनता से या जनता के लिए कोई नुकसान है इससे, डीए से,
यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यह तो एक रूटीन प्रक्रिया है, जैसे मैंने भी बताया और सब लोगों ने बताया कि साल भर में 2 बार बढ़ता है और ये कोई अपने आप से नहीं बढ़ता है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट भी बढ़ रहा था, उसके पहले जो सरकार थी उस पर भी बढ़ रहा था, इसके बाद जो सरकार आएगी उसमें भी ये इसी नियम से बढ़ता जाएगा जब तक कि संशोधित नहीं होगा। तो यह न तो कोई एहसान है, न तो कोई नई बात है, न तो कोई एजेंडा है, न तो कोई जो है इनके फायदे का सवाल। सतीश जी आपके पास आएंगे। निजी जी बात पूरी कर लीजिए सर। कहना चाहता हूँ, सवाल सिर्फ ये है कि वाकई जो जनता की समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, सरकार उस पर फोकस करे, उसे समाप्त करने की कोशिश करें। हम उसका स्वागत करते हैं, हम साथ देते हैं, हमें जो भी आह्वान किया जाएगा उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक बात। सतीश जी, ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, देखा जाए तो निजीकरण भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। जिस तरीके से हर क्षेत्र में निजीकरण का जिक्र होता है, तो इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? निजीकरण का तो मैं प्रबल विरोध कर रहा हूं और हमारा संगठन लगातार निजीकरण का विरोध करता जा रहा। आप देखिए, चाहे रेलवे के निजीकरण की बात हो, चाहे बिजली के निजीकरण की बात हो, ये सरकार लगातार कर्मचारियों पर हमले करती जा रही है। और निजीकरण के बहाने ये जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं और हम संघर्ष करेंगे। और जो आप अभी खाई की बात कर रही थी, सरकार ये प्रयास करती है कि जनता को ये मैसेज देने के लिए कि आपके जो पैसा है, आपके लिए जो पैसा है वो सारा का सारा कर्मचारियों पे जा रहा है। सरकार का ये उद्देश्य है। सरकार इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है जनता के बीच में। जनता क्या राज्य कर्मचारी नहीं है? जनता क्या केंद्रीय कर्मचारी नहीं है? जनता क्या उनके परिवार के लोग नहीं है? वो वोट नहीं देते हैं? सारे के सारे लोग जनता में ही हैं। और जनता भी अब देख रही है कि किस तरह से, एक तो सबसे बड़ा इस समय जो एक सिस्टम लागू कर दिया गया, विभागों में पद खाली पड़े हैं, उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं, तमाम सारे पद ऐसे खाली पड़े हुए हैं। और उसमें सरकार ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया, आउटसोर्स। 8,000, 10,000, 12,000 रुपया तनख्वाह पा करके वो बेचारा, अब लड़का जो नवयुवक है वो अपना कैरियर बर्बाद कर रहा है 10-12 हजार की नौकरी में, बनिया की नौकरी जैसे। अगर उसको कल से कह दिया जाए कि आप मत आइएगा तो वो आना बंद कर देगा। तो निजीकरण के विरोध के साथ साथ हम लगातार आउटसोर्स का भी विरोध कर रहे हैं। आप आउटसोर्स से भर्तियां बंद करिए और जो विभागों में पद खाली पड़े हैं उनमें नियमित रूप से भर्तियां करिए। आउटसोर्स की जरूरत क्या है? बिल्कुल। विजय जी, बेहद महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है। हालांकि मुझे लगता है निजीकरण का जो भी आम जनता के हित में या कर्मचारियों के हित में संघर्ष या रैली या जो भी उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं बखूबी उठाता है, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया था। तो मुझे लगता है निजीकरण और आउटसोर्स दोनों का ही विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश जी, आप भी इस बात का, निजीकरण का विरोध आपने भी किया। लेकिन देखा गया अभी कर्नाटक का अगर जिक्र करें तो वहां पर जैसे आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे, चुनावी माहौल में ही नेताओं को आम जनता की याद आती है, इसके बाद वो आम जनता की समस्याओं से मुखातिब नहीं होते या फिर जानकर भी अनजान बन जाते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल उठाया। और मैं चाहता हूं कि चाहे चुनाव हो और चाहे राजनीति का कोई भी पहलू हो, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? पुरानी पेंशन। मुद्दा क्या है? रोजगार। मुद्दा क्या है? महंगाई। मुद्दा क्या है? चिकित्सा। मुद्दा क्या है? सुरक्षा। इस पर चर्चा हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, इन पर चर्चा हो। और दुर्भाग्य है कि इन पर चर्चा नहीं होती है और तमाम ऐसे इश्यूज ला दिए जाते हैं, तमाम ऐसे शब्द ला दिए जाते हैं जिन पर जिसका कोई मतलब नहीं, कोई निरर्थक चीजें हैं, अनावश्यक चीजों पर। और अभी आपने आउटसोर्सिंग संविदा दी कि निजीकरण एक बहुत बड़ा शब्द है। निजीकरण, मैं बार बार कहता हूं, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। निजीकरण इस देश की जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी संस्थान है, सरकारी चीजें हैं, उसको सब प्राइवेटाइजेशन कर देना। और जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जैसे जब स्टेशन होता है तो कोई व्यक्ति कह सकता है ये सरकार की संपत्ति, मतलब मेरी संपत्ति है। कोई सरकारी बस होती है तो हम उसको अपना मानते हैं, लेकिन जब किसी प्राइवेट की होती है तो हम प्राइवेट का मानते हैं।
आप अगर छोटी सी उदाहरण दे, किसी स्कूल में आप जाना चाहे आप जा सकती हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था, अस्पताल में सरकारी जा सकते हैं, किसी के प्राइवेट घर में नहीं जा सकते। तो अगर सारी व्यवस्था एक आदमी को दे दी जाए और उसके हाथ में रख दिया जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और आउटसोर्सिंग संविदा की मैं बात करूं, बहुत पीड़ा जो हमारे साथी उसमें काम कर रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। कई सारे हमारे साथी उससे जुड़े हुए हैं, अपनी पीड़ा बताते रहते हैं। आप समझिए, एक तो उनके 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगले साल आपको फिर हटा दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो वेतन उनका तय होता है उससे भी कम वेतन दिया जाता है, वेतन समय पे नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, तो ये मैं बहुत बड़ी समस्या है। आउटसोर्सिंग संविदा एक इस समाज पर कलंक है, और दुर्भाग्य तब है जब हम 5,000 8,000 रुपए दे करके और अपने नौजवान को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? 8,000 रुपए में लखनऊ जैसे शहर में कल्पना करे कि वो क्या खाएगा, क्या जिएगा, क्या परिवार को देगा, क्या अपने माँ बाप की सेवा करेगा। तो ये पूरी तरह कोड है आउटसोर्सिंग संविदा, इसको बंद होना चाहिए। और अगर इतना ही प्यारा है आउटसोर्सिंग संविदा, तो मैं तो कहता हूँ कि 2-2.5 लाख रुपए तमाम भत्तों में एक विधायक पे जाता है, विधायकों सांसदों को भी आउटसोर्सिंग पर रख लिया जाए और 20,000 की वैकेंसी निकाल दी जाए। लोग विधायक 20,000 बनने को तैयार हैं, 2.5 लाख रुपए क्यों खर्चा करें? तो संविदा पर हमारे विधायक और सांसद भी आ जाएं, जो 11 महीने काम करे और न्यूनतम से न्यूनतम पे काम करे, लोग तैयार हैं। अगर सरकारी व्यवस्था में आउटसोर्सिंग संविदा हो सकती है तो हमारी व्यवस्थापिका में क्यों नहीं हो सकती है? दूसरा एक गंभीर सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आउटसोर्सिंग सरकार को पसंद है या जो भी इसको पैरोकार है, सबसे पहले सारे नेता पैरामेट्रिक को और तमाम हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हटा करके अपनी सुरक्षा में आउटसोर्सिंग संविदा के सुरक्षा कर्मी लगा लें, फिर पता चलेगा आउटसोर्सिंग संविदा क्या है। बिल्कुल। और मजे की बात देखिए, नेताओं को क्या चाहिए? सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, सरकारी हफ्ता, सरकारी वेतन, सब सरकारी चाहिए, सारी चीजें। प्राइवेट सही है? ये बड़ा गंभीर सवाल मैं पूछ रहा हूँ। नेताओं को सारी सुविधा चाहिए सरकारी, लेकिन और लोगों को लिए प्राइवेट क्यों? बिल्कुल। और ये नौजवान पूछ रहा है, नौजवान इस बात को महसूस कर रहा है, और 24 निश्चित रूप से इन्हीं सवालों पर चुनाव होगा और इन्हीं सवालों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये मुद्दे पिछले कुछ अरसे से देखा जाए विजय जी, तो ये मुद्दे काफी हावी होते नजर आ रहे हैं, और इन मुद्दों को आधार देखा जाए तो अब युवा की बात करें स्पेशली, तो इन्हीं मुद्दों पर अब युवा और सवाल भी इन्हीं मुद्दों को लेकर पूछ रहा है, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए। डॉक्टर श्रवण गुप्ता जी, आपके पास आएंगे। पहले 2024 तक राशन, आप पेंशन, तो एक ये तो साफ स्थिति नजर आ रही है, सरकार की जो मंशा है वो साफ होती नजर आ रही है कि 2024 के लिहाज से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और इसके पहले बंधु जी बोल रहे थे कि राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, और वाकई सच है। राजनीति हो, व्यापार हो, या फिर और कोई नीति हो, यह समाज के लिए है, समाज को बेहतर बनाने के लिए, मनुष्यता के लिए है, इंसानों के लिए राजनीति है, ना कि राजनीति के लिए इंसान है। सीधी सी बात है। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। पेंशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे तो बच नहीं सकते हैं। अच्छा, पेंशन की बात मैं करता हूँ कि पेंशन एक सरकारी कर्मचारी के सेवा काल के बाद जब वह रिटायर हो जाता है तो उसको एक ऐसी राशि दी जाती है कि वह सम्मानजनक पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि वह एक मनुष्य है। तो सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा वर्ग है जो सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी जनता में कोई भी हो सकता है, योग्यता के आधार पर, परीक्षा के आधार पर जो नियमित होती रहती है, कोई भी सरकारी कर्मचारी बन सकता है और बनना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा निजीकरण की, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे ज्यादा अमानवीय कुछ हो नहीं सकता है। आप समाज में सुनती होंगी कि हमारी सरकार कुछ ऐसा कहना चाहती है कि जो काम हम 50,000 रुपए में एक प्राइमरी का शिक्षक कितना पैसा लेकर के कर रहा है, वही काम तो 10,000 में कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ कि वही काम 5,000 में भी करेंगे, वो काम 500 में करेंगे। एक मजबूर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल। जो बेरोजगार है, मजबूर है, लेकिन क्या यह मानवीय है, यह न्यायोचित है, या संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, आउटसोर्सिंग जो प्राइवेट एजेंसी है वो क्या कर रही है? व्यापार कर रही है। सर समय कम है, फाइनल कमेंट मैं सतीश जी का भी ले लेती हूँ 2 शब्दों में
क्या राजनीति मुद्दों से भटक गई है? सर बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। हम विषय से नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। अब सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर सरकार विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से इसके राजनीतिक नुकसान सरकारों को उठाना पड़ेगा। ये हम बता दे रहे हैं और सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। समय कम है इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल बेहद अहम कि जो 4% का ये DAR में वृद्धि जो भत्ता बढ़ाया गया है, इससे ये महज ऊंट के मुंह में जेरे के समान साबित होने वाला है। लेकिन सवाल ये भी अहम है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब आगे 2024 का चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही सही इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और भी तमाम बातें जो निकलकर सामने आई, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को थोड़ी सी गंभीरता दिखानी चाहिए। चुनावी माहौल में ही सही, आम जनता के हित से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, आम जन समस्याओं से जुड़े हुए ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और होने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर राजनीतिक फायदा लेना है इस लिहाज से बेहद अहम है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।